न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लॉज ऑफ मोशन एंड अच्छा, मैं उधर उधर वहाँ पर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एक मोबाइल है, उसमें मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऑडियो रिकॉर्ड उसमें कर रहा हूँ तो भाई उसमें क्या हो जाता है कि मैं इसमें जब लैपटॉप में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो इसमें भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन इसमें ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं अपने फ़ोन में अलग से ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वापस इसको कंबाइन करूँगा, फिर आपको भेजूँगा, क्योंकि मतलब फिर मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड करूँगा। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि इसमें जो लैपटॉप में जो ऑडियो साउंड रिकॉर्ड हो रही है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, इसलिए मैं फ़ोन में अलग से ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर, जो भी है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो इसमें एक क्वेश्चन है, ए मैन इज स्लीपिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये फ्रिक्शनलेस मानो इसको, मान के चलो, दिमाग में घुसा लोगे, ये फ्रिक्शनलेस लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ये फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पर भाई कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ए बैग फॉल डाउन फ्रॉम द सेम हाइट, देन स्पीड ऑफ बोथ इज रिलेटेड एज। अच्छा जी, इनिशियली ये भी जीरो वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब जीरो वेलोसिटी से नीचे स्लिप करना स्टार्ट कर रहा है, और सेम हाइट पे जितनी इस इंक्लाइन प्लेट की लेंथ है ना, यहाँ ये वाली लेंथ है, और ब्लॉक यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये एल लेंथ टोटल कंप्लीट करेगा। ऐसी एक जो बैग है, यहाँ पर एल लेंथ हाइट से ऊपर से ऐसे गिरना स्टार्ट कर रहा है, तो ये पूछ रहा है एल है ये, तो ये इनमें से किसकी ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी? तो भाइयों, जिसकी वेलोसिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों की ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों की ज़ीरो है। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जितने, यदि जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी सेम टाइम में ज़्यादा बढ़ पाएगी। मैं बोल लेता हूँ 2 सेकंड के बाद किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइम तो दोनों में 2 सेकंड आएगा, और एक्सेलरेशन जिसका ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यही पूछ रहा है, इन दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी एक टाइम के बाद? तो भाई वो सीधी सीधी बात है, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। तो देखते हैं इसमें एक्सेलरेशन, क्योंकि भाई ये तो फ्री फॉल कर रहा है, तो इसके एक्सेलरेशन होगा जी, बोलो जी, एक्सेलरेशन जी होगा। इसके एक्सेलरेशन की यदि बात करें, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इस पर सिर्फ इधर लग रहा होगा एम जी का इसके अलोंग कंपोनेंट बार बार नहीं बोलना है अभी, एम जी कॉस थीटा नहीं, एम जी साइन थीटा होता है, और इसके परपेंडिकुलर तो आप जानती हो, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एम जी कॉस थीटा। यहाँ पर यदि फोर्स एफ नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, इस पर नेट फोर्स है कितना? एम जी साइन थीटा, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, तो यहाँ से इसका एक्सिलेशन आ रहा है जी साइन थीटा। अब बताओ जी साइन थीटा और जी में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? तो ऑब्वियसली जी इज ग्रेटर देन जी साइन थीटा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्योंकि साइन थीटा को 0 से 1 पसंद है। साइन थीटा की वैल्यू भाई जब थीटा 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज करेगा, तो आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तब ये 90 डिग्री का इंक्लाइन हो जाएगा, मतलब ये एकदम इस तरह इस पोजीशन में आ जाएगा, और ये इस पोजीशन पे भाई ये गिर रहा है, तो ये तो वर्टिकल मोशन हो जाएगा इसकी तरह है। यदि यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है तो ये जी से ही गिरेगा, यदि सरफेस पे फ्रिक्शन भी नहीं है तो ये जी से गिरेगा। लेकिन वर्टिकल मोशन मतलब 90 डिग्री होने से पहले पहले जब थीटा 90 से कम होगा, 0 से बड़ा होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1, मतलब 1 से कम ही रहेगी, मतलब 1 से कम रहेगी, तो जी साइन थीटा की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू जी। क्योंकि देखो कैसे, ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू भी 10 है, लेकिन इसमें साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो मैं मान लेता हूँ साइन थीटा की वैल्यू कितने से कितने जाएगी? 0 से 1। यदि 0 हो गई तो भाई तो ये 0 10 से कम होता है। यदि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 हुई, तो भी देखो ये 10 इंटू 0.5 मतलब 5, तो ये वैल्यू वापस, समझ रहे हो ना आप? क्योंकि 1 से कम मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कम ही आएगी, ये 1 से कम मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 10 से कम ही होती जाएगी। इसीलिए को किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? तो भाई जो इंक्लाइन प्लेन से गिर रहा है ना, उसकी वेलोसिटी कम होगी एज कम्पेयर टू जो बैग डायरेक्टली मूव कर रहा है। अच्छा, बैग हो चाहे कोई पर्सन हो, यहाँ पर एक्सेलरेशन में क्या किसी एक्सेलरेशन के अंदर क्या मास का कोई रोल है? नहीं है मास का रोल, तो मास से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है भाई। इसमें एक्सेलरेशन का मास से कोई रोल दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, तो सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two masses as shown are suspended from a massless pulley. Calculate the acceleration of the system when masses are left free. तो masses को फ्री छोड़ दोगे तो भाई इसको निकालने का तो बहुत इजी तरीका होता है। नीचे क्या लगेगा? mg मतलब 100, क्योंकि ये 10 ग्राम है फोर्स, तो नीचे लगेगा 10g।
अच्छा ये 5g नहीं लगा है, 5 ग्राम वेट है इनका, इसका हो जाएगा 50 क्योंकि 5 इंटू जी, नीचे वेट लगे ना 5g। तो भाई पूरे सिस्टम को मैं कंसीडर करूँ तो एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि सिस्टम पे इधर का वेट ज़्यादा है तो सिस्टम मूव करेगा इधर, तो इधर एक्सीलरेशन मतलब ये ऐसे ही जाएगा ना, यदि इधर से इधर जा रहा है तो भाई ये इधर ऊपर जाएगा। तो नेट एक्सीलरेशन इसका 10 ग्राम वाली डायरेक्शन में, तो भाई नेट एक्सीलरेशन के लिए नेट फोर्स लिखूंगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस 50 इक्वल टू मास कितना का, किसका, सिस्टम का, सिस्टम का मास कितना है 15 इंटू एक्सिलरेशन। तो क्या यहाँ से आप एक्सिलरेशन निकाल सकते हो जी? अरे बोल दो जी, बोलो जी बोलो। याद रखना यूनिट का, याद रखना यहाँ पर यूनिट को याद रखना। क्या इस फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इसकी यूनिट न्यूटन नहीं होगी क्योंकि भाई मैंने ये ग्राम में दे रखा था यदि आपको, तो भाई इसकी यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं अपन न्यूटन, लेकिन यहाँ पे आएगा ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जी एम जी है ना यहाँ पर, जी की यूनिट तो 10, जी जब 10 रख दिया तो उसकी वैल्यू कितनी उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर फोर्स की जब यूनिट लिखोगे तो न्यूटन नहीं होगी वो यूनिट, क्योंकि आपने ग्राम में ही रखा है इसको। यदि आपको न्यूटन में चाहिए तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, 10/1000 कर दो इधर, और इधर 5/1000, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर भी ग्राम आ रहा है, तो ग्राम से ग्राम फाइनली कट जाएगा, आपको एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मिल जाएगा। ठीक है 10/3 मतलब 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए थ्रेड, it is lifted up with the acceleration of 9 meter per second square and lowered with the acceleration of 4.9 meter per second square, then ratio of tension in thread in both cases। अच्छा जी अच्छा, एक मास लटका हुआ है एक थ्रेड से, ठीक है, इट इज लिफ्टेड अप विद इतने एक्सेलेरेशन, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं 4.9 के एक्सेलेरेशन से, ठीक है, ले जाओ। यदि ऊपर ले जा रहे हो तो इस पर नेट फोर्स ऊपर, नीचे इसका एम जी, तो इस पर नेट फोर्स लिखना हो तो एफ नेट इक्वल टू मास इंटू इसका एक्सेलेरेशन, एफ नेट कितना है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में होगा, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। दूसरे केस में क्या किया, सिर्फ ये ऊपर ना होके ये ए हो गया नीचे। अब इक्वेशन क्या लिखोगे, क्योंकि नेट फोर्स नीचे लग रहा है एम जी माइनस टी इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन दोनों केस में सेम है, यहाँ पे भी 4.9, यहाँ पर भी 4.9, देन व्हाट, रेशियो ऑफ टेंशन, यहाँ पर टेंशन अलग होगा इस केस में, जब ये ऊपर जा रहा होगा, जब ये नीचे जा रहा होगा तब टेंशन कुछ अलग होगा। तो T1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, m कॉमन ले लोगे तो g प्लस ए, T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, m g माइनस ए। अरे बोलो जी बोलो, टेंशन दोनों केसेस में अलग अलग क्यों होगा ये पता है ना आपको, क्योंकि भाई एक केस में ये ऊपर जा रहा है, तो देखो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही थी एम जी प्लस एम ए, देखिए दूसरी वाले केस में कितनी आ रही है एम जी माइनस एम ए, तो ऑब्वियसली दोनों में टेंशन अलग अलग है, आप सेम नहीं मान सकते, दोनों का रेशियो लेना है, बस T1/T2 करना है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जी, बस जी की वैल्यू 9.8 है जी, 9.8 प्लस 4.9/9.8 माइनस 4.9, कैलकुलेशन कर लेना, इसकी इजी कैलकुलेशन है बिल्कुल, 4.9 का डबल होता है 9.8, ठीक है ना, ये जानते हो ना 4.9 का डबल जो होता है 9.8 होता है, तो दोनों जगह से 4.9 कॉमन ले लो जी, 4.9 कॉमन ले लिया ऊपर से, तो बचेगा कितना 2+1 क्योंकि इसका डबल है वो, और यहाँ पर बचेगा 2-1, 4.9 से 4.9 कट किया, आंसर आएगा 3/1, मतलब टेंशन की रेशियो हो जाएगी 3/1। What is the ratio of tension? 3:1. Right? It is very easy. Now we'll see the next question. A monkey is descending from a branch of tree with a constant acceleration. If the breaking strength of branch is 75% of the weight of monkey, the minimum acceleration with which monkey can slide down without breaking the branch. इस बार मंकी ने खेल कर दिया, इस बार ये ऊपर हर बार ये ऊपर चढ़ता था, लेकिन ये अब
रस्सी से नीचे उतर रहा है भाई, मंकी नीचे उतर रहा है, मंकी, ये पूंछ लगा देते हैं इसके हाथ है, इसने ये रस्सी पकड़ रखी है और ये क्या कर रहा है, रस्सी पकड़ के ऊपर नहीं चढ़ रहा है, इस बार ये जा रहा है नीचे, इस बार ये नीचे जा रहा है, किसी एक्सेलरेशन से भाई, ए एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, मंकी डिसेंडिंग लिखा है ना, डिसेंडिंग मतलब नीचे जा रहा है, फ्रॉम ब्रांच ऑफ ट्री विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैंने मान लिया वो ए है। इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रांच, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रांच मतलब इसमें मैक्सिमम टेंशन जो हो सकती है ना भाई, मैक्सिमम टेंशन जो ब्रांच झेल सकती है वो कितनी झेल सकती है, 75% ऑफ वेट ऑफ मंकी। तो मैं मान लेता हूँ मंकी का वेट कितना हो जाएगा, mg, इसका मास इंटू जी, mg इसका वेट होगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3/4 इंटू mg। मैक्सिमम टेंशन रस्सी इतना झेल सकती है, ठीक है। द मिनिमम एक्सेलरेशन विद विच, कम से कम मतलब ये धीरे 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 हो जाएगा प्यार वाली है, धीरे धीरे। तो भाई ये मंकी क्या कर रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं, नीचे आ रहा है तो एफ नेट नीचे की डायरेक्शन वाला ले लेंगे, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नीचे जा रहा है तो नेट फोर्स नीचे कितना लगेगा, mg माइनस टी, तो नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स यही हुआ क्योंकि mg इसका लगेगा नीचे। बात एफबीडी बन रहा है अपनी मंकी का, तो भाई मंकी पे जो फोर्स लग रहे हैं, एफबीडी बनाने का रूल क्या है कि सिर्फ वही फोर्स दिखाने हैं जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो लगा रहे हैं वो फोर्स नहीं दिखाने। मंकी तो इस रस्सी को नीचे खींच रहा होगा ना टी से, मंकी तो इस रस्सी को नीचे खींच रहा होगा, तो रस्सी इसको कितने से खींचेगी, ऊपर खींचेगी, तो मंकी पे टी ऊपर लग रहा है, मंकी पे लग रहा है ये टेंशन, ध्यान रखना है, ये रस्सी पे टेंशन नहीं है, ये है मंकी पे टेंशन, क्योंकि एफबीडी बन रही है भी मंकी के लिए। तो mg नीचे, टी ऊपर लग रहा है, इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। अब इसने बोल दिया कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये कितना झेल सकता है भाई, मैक्सिमम टेंशन कितना आ सकता है इसमें, इतना आ सकता है, इतना आ सकता है। यदि ये जल्दी 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 चलता, यदि ये जल्दी 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 चलता, अभी बात करते हैं, पहले मैक्सिमम टेंशन से एक्सेलरेशन निकालो, कितना है 3/4 इंटू mg, यहाँ पुट कर दो, इक्वल्स टू m इंटू ए, एम बोलो, एम बोलो, एम ए की वैल्यू आई g/4, जो भी ऑप्शन हो g/4 वहाँ पे रख देना, ठीक है ठीक है ठीक है। ये g/4 आंसर तो निकाल दिया मैंने, लेकिन मैं आपको कुछ और समझाना चाहूँगा। यहाँ पर टेंशन की वैल्यू बताओ, इसमें टेंशन कितना आ रहा है, mg माइनस एम ए, mg माइनस एम ए, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये नीचे उतरे, ठीक है, अब ये नीचे उतरेगा, नीचे 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 उतरेगा, यदि ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, यदि ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी भाई, ये वाली वैल्यू ज़्यादा हुई मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा हुई, एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा हुई मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कम। अब आप ये मत बोलना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव मैंने ऑलरेडी इसको कंसीडर कर लिया ना, तभी तो इसकी डायरेक्शन इधर बनाई हुई है। ओ मेरे प्यारे बच्चे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे बना दी मतलब मैंने नेगेटिव तो कंसीडर कर लिया, वापस एक और नेगेटिव मत लगा देना। अब मैं ये बोलूँगा कि नीचे वो ज़्यादा एक्सेलरेशन से चल रहा है, या फिर मैं बोलूँ कि नीचे की डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा उसने बढ़ा दिया, वो तेज़ी से नीचे उतर रहा है। यदि वो तेज़ी से नीचे उतरेगा, यदि वो तेज़ी से नीचे उतरेगा तो रस्सी में टेंशन हो जाएगी कम, रस्सी में टेंशन हो जाएगी कम। लेकिन इसने बोला है कि मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 75 है, 75% है वेट की, मतलब मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है, तो टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये मिनिमम एक्सेलरेशन से नीचे उतरे, समझ रहे हो आप, जब ये धीरे धीरे नीचे उतरेगा भाई तो ये वाली टर्म कम होगी, एक्सेलरेशन कम, तो ओवरऑल ये mg माइनस एम ए वाली टर्म कम होगी ना। अरे यार यहाँ ज़्यादा होगी, यदि भाई एक्सेलरेशन कम हुआ, एक्सेलरेशन यदि कम हुआ भाई, mg माइनस एम है ना एक्सेलरेशन, m को एक बार बाहर ले लेते हैं चलो, तो एक्सेलरेशन मतलब ये जितना ज़्यादा कम होगा g माइनस ए उतना ज़्यादा होगा। अभी वाली बात के चक्कर मत आ जाना, मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोल दी थी वो, एक्सेलरेशन जितना कम मतलब ये टर्म उतनी ज़्यादा, ये टर्म उतनी ज़्यादा मतलब टेंशन उतना ज़्यादा, तो मैक्सिमम टेंशन कम होगा जब एक्सेलरेशन मिनिमम हो, मतलब ये नीचे की डायरेक्शन में धीरे 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 उतरे,
धीरे धीरे, यदि ये धीरे धीरे उतरेगा तो टेंशन ज़्यादा लगेगा रस्सी में, यदि जल्दी जल्दी उतरता तो नीचे की डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ज़्यादा होता, मतलब यदि एक्सेलरेशन ज़्यादा होता तो ओवरऑल जी माइनस ए क्या हो जाता, कम। जी माइनस ए कम मतलब टेंशन की वैल्यू कम होती। तो ये जल्दी उतरेगा नीचे की डायरेक्शन में, यदि जल्दी उतरता तो रस्सी नहीं टूटती, रस्सी नहीं टूटती। लेकिन ये भाई धीरे धीरे उतरेगा ना तो रस्सी के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो ना क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि जी माइनस ए से उसको मैंने रिलेट करके बता दी। इसका उल्टा केस, यदि ये ऊपर चढ़ रहा होता भाई, तो जितने ज़्यादा एक्सीलरेशन से ऊपर चढ़ता उतना ज़्यादा टेंशन आता रस्सी के अंदर। जितने ज़्यादा इसका ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ऊपर चढ़ने वाला क्वेश्चन। मंकी जब ऊपर चढ़ रहा था तो टेंशन रस्सी में बढ़ता जाएगा, जितना तेज वो एक्सीलरेशन से जाएगा उतना टेंशन बढ़ता जाएगा। लेकिन उतरने वाले केस में उल्टा है, जितना तेजी से उतरेगा वो ब्रांच से, जितना तेजी से उतरेगा उतना टेंशन कम होगा। इसीलिए इसने पूछा कि रस्सी टूटनी नहीं चाहिए, मैक्सिमम टेंशन लग जाए उस पर। मैक्सिमम टेंशन लगेगा उसके बाद ही तो रस्सी टूटेगी। तो मैक्सिमम टेंशन कब लगेगा, तो धीरे धीरे नीचे उतरेगा। तेज नीचे उतरता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, रस्सी को टूटती नहीं। लेकिन ऊपर चढ़ रहा होता तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन से चढ़ता तो रस्सी टूटती। दोनों में अपोजिट केस है, बात समझ रहे हो ना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा प्यारा बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। आ बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक। इसको वर्क एनर्जी बार से करेंगे बाद में, अभी मैं नॉर्मल काइनेमैटिक्स से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक गन से आपने एक बुलेट फायर करी, बुलेट फायर करी जी आपने, ठीक है। यहाँ से फायर करी आपने, ठीक है, विद वेलोसिटी यू वेलोसिटी से आपने यहाँ से एक बुलेट फायर करी। व्हेन बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक, ये बुलेट ने इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर 24 सेंटीमीटर की जब डिस्टेंस कवर कर ली थी, तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, u/3। मतलब ये अंदर जाएगी तो भाई इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम, क्योंकि इसको अंदर जाना है, लकड़ी को तोड़ते हुए जाना पड़ेगा, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जब इसने 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर ली हॉरिजॉन्टली, तब यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो u/3 हो गई, ये u/3 है भाई। देन इट सेम, फिर ये आगे चलती रही, ये गोली आगे चलती रही सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड। रुकी कब, जब ये जस्ट इसके दूसरे एंड पे पहुंच गई। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी, पहले u थी 24 सेंटीमीटर कवर करी तो इसकी u/3 हो गई। फिर बाकी इसने इतनी डिस्टेंस और कवर करी, जिसको मैं x मान लेता हूँ, इतनी डिस्टेंस जब और कवर कर ली तो इसकी जो वेलोसिटी है फाइनली कितनी हो गई, 0। फाइनली 0 हो गई। और 0 कब हुई, जब वो जस्ट दूसरे एंड पे पहुंच गई। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी भाई, 24 + x सेंटीमीटर, यही होगी। मुझे यदि x की वैल्यू मिल जाए तो मौजा आ जाए, मौजा। वर्क और एनर्जी से करेंगे, अभी सिंपल काइनेमेटिक्स से करते हैं। तो मुझे यदि इसका डी एक्सिलरेशन या फिर मैं बोलूँ जिसको क्या, रिटार्डेशन पता चल जाए, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो रिटार्डेशन निकालने के लिए इसमें कौन सी, क्या इसमें कोई टाइम का जिक्र है, नहीं है। टाइम का जिक्र नहीं है तो पहली दूसरी इक्वेशन तो मोशन की रिजेक्ट हो गई, पहली और दूसरी इक्वेशन तो रिजेक्ट हो चुकी हैं। बची थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, v² = u² + 2h। पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक ये इक्वेशन लगा दो। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, u/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 + 2 u² + 2 × a क्या होगा इसका, एक्सिलरेशन, इनटू इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी इसके अंदर, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, ये 0 कैसे हो जाएगी, ये तो u होगी ना भाई। इनिशियली इसको u वेलोसिटी से अंदर गई थी, पॉइंट नंबर 1 से 2 के लिए मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ, तो ये u होगी। तो ये हो जाएगी भाई u² / 9 - u² इक्वल टू a × 24। एक्सिलेशन की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाई रिटार्डेशन होगा, अंदर एक्सिलेशन नहीं होगा, वेलोसिटी कम होती जा रही है, मतलब रिटार्डेशन होगा, मतलब नेगेटिव एक्सिलेशन को डी एक्सिलेशन बोलते हैं या फिर रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -8y9 u² इक्वल टू 2 × 24a। यहाँ से
8 3 जा 24। यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू आई है आपके लिए -u² अपॉन 54। बोलो जी बोलो, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अब आप ये सोचोगे कि सर आप तो बहुत टाइम लगा रहे हो इस क्वेश्चन करने में, लेकिन भाई ये 2 मिनट का क्वेश्चन है। 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2 मिनट तो ज़्यादा ही बोल दी। लेकिन अब करना क्या है इसमें, v² + 2s फाइनल वेलोसिटी इतनी है, यहाँ से आपका डी एक्सीलरेशन निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए आपको। ये आपका डी एक्सीलरेशन मिल गया। अब आपको यहाँ से यहाँ तक के लिए ये वाली इक्वेशन लगा दो, यहाँ से यहाँ तक के लिए लगा दो। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाओगे तो v² = u² + 2ah। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई जब दूसरे एंड पे निकला 0। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी u/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन, ये अपने निकाल लिया, इंटू एस की वैल्यू नहीं निकाल सकते। एस क्या है इस जगह पे x, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन लगाई तो x। तो यहाँ से u²/9 मैं दूसरी साइड ले जा रहा हूँ इसको, 2 इंटू u²/54 इंटू x। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 3 जा 6, ये चला गया। x की वैल्यू आई 3, x की वैल्यू 3, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 24 + 3 मतलब 27। अरे 27 हुई या नहीं? अरे बोल दे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, अरे बोल दे यार, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें कुछ नहीं था। आप यदि यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन मोशन लगाते हो थर्ड मोशन, तो आपको डी एक्सीलरेशन मिल जाएगा जिसकी वैल्यू -u² / 54 आ रही। फिर आप 2 से 3 के लिए लगा देना, तो आपको डायरेक्टली आपकी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यदि एक्स की वैल्यू मिल गई आपको, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ये टोटल लेंथ पूछी थी 24 + x, ये टोटल लेंथ हो जाएगी इस ब्लॉक की। अरे बोलते क्यों नहीं हो यार आप? 1 kg particle strikes a wall with velocity 1 meter per second at an angle of 60 degree with the wall and reflect at the same angle. If it remains in contact with the wall for 0.1 second, then force is कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन एक ट्विस्ट है, बहुत प्यारा ट्विस्ट है वो। आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं डायरेक्टली, क्योंकि आपको पता है, डायरेक्टली आपको पता है, आपके दिमाग में चीज़ें सेट है कि जब ऐसा होता है तो मैं ऐसा बना देता हूँ, तो इसका मतलब ये एंगल 60 हो जाएगा, ये एंगल 60 हो जाएगा। जैसे ही आपने ये किया आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है, प्यारा प्यारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई जो जो गेंद बॉल से जो टकरा रही है ना, बॉल वो भाई किस एंगल पे टकरा रही है, इस दीवार से 60 डिग्री के एंगल पे टकरा रही है, और इसी से दीवार से ही 60 डिग्री के एंगल पे वापस लौट के जा रही है। तो ये गलती मत कर देना, ये वाला एंगल 30 होगा भाई। एंगल कितना होगा 30, याद रखोगे ना, एंगल 30 ये होगा, समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो ना यार। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1, फाइनल वेलोसिटी कितनी भी है 1, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी नहीं, ये स्पीड है, स्पीड सेम रह रही है, सेम एंगल पे जा रही है। तो याद रखना, ये वॉल से एंगल बोला है इसने 60 डिग्री विद द वॉल एंड रिफ्लेक्ट द सेम एंगल इफ इट रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल इतने सेकेंड। एफ इक्वल टू जो होता है dp/dt, dp/dt, dp मतलब pf माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम दे रखा है इसने 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्टेक्ट में है ये। पी फाइनल मतलब मास तो सेम ही रहेगा, और वो कितना है 1 kg। तो अपने को यदि ये, अच्छा ये मैं 1 kg नहीं लिख रहा अभी, एम बी की फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि ये आगे कई क्वेश्चनों में यूज होगा, तो आप डायरेक्टली वो चीज़ें यूज कर पाओगे। देखो, यदि कोई एम मास इस बॉल पे 30 डिग्री एंगल पर टकराता है, या फिर मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ, कोई थीटा एंगल पर टकराता है, मैं थीटा एंगल ले रहा हूँ यहाँ से, याद रखना वॉल से एंगल नहीं है, वॉल से तो 90 - थीटा, मैं थीटा एंगल यदि यहाँ से ले लेता हूँ, तो इसको एक जनरलाइज कर रहा हूँ। यदि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u है, इस डायरेक्शन में भी टकराने के बाद इसकी स्पीड चेंज नहीं हुई, u ही रहती है। तो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी की मैं बात करूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी यदि इसको मैं इधर बना लूँ u को थीटा, तो u के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर आएगा u cos थीटा, और एक u का कंपोनेंट इधर आएगा u sin थीटा। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब वी आई से यदि मैं रिप्रेजेंट कर दूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई u cos थीटा आई कैप माइनस
यू साइन थीटा जे के। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये वेलोसिटी माइनस जे की डायरेक्शन में थी, वाई डायरेक्शन की। अब मैं वी फाइनल लिखना चाहूँगा, तो वी फाइनल के लिए मैंने इसको बना दिया, वी फाइनल के लिए मैंने इसको ऐसा बना दिया। ये मैं जनरलाइज करना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे भी ये चीज़ यूज होती रहेगी। तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा यू साइन थीटा। तो यहाँ से यदि मैं फाइनल वेलोसिटी लिखना चाहूँ तो ये, क्योंकि इस डायरेक्शन में माइनस डायरेक्शन में, तो माइनस यू कॉस थीटा आई, माइनस यू कॉस थीटा आई, और वाई डायरेक्शन में तो ये वापस माइनस में, तो माइनस यू साइन थीटा जे। ठीक है, ये वी इनिशियल था, ये वी फाइनल। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल की जो वैल्यू आती है, यदि मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा कि तो ये दोनों टर्म तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, तो ये तो कट हो जाएंगे डायरेक्ट जे वाली तो। और ये वी फाइनल मतलब माइनस यू कॉस थीटा माइनस इनिशियल वाली तो माइनस यू कॉस थीटा, तो वो आती है माइनस 2u कॉस थीटा। इसको अब कर लो आप याद, ये अब कर लो इसको याद। यदि कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे कोई बॉल से कोई बॉल आती है और इस बॉल से टकरा जाती है और वो थीटा एंगल पर ही वापस जाती है सेम वेलोसिटी से, तो उसके जो वेलोसिटी में चेंज आता है वो आता है माइनस 2u साइन थीटा का। ठीक है, क्योंकि इसका मास सेम रह रहा है तो मास आ जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोमेंटम में चेंज आएगा माइनस 2mu कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, माइनस 2mu कॉस ऑफ थीटा। ये बात आपकी भेजी में घुसी या नहीं? 2u कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन आई भी लिखोगे यहाँ पे, तो डायरेक्शन आप समझ गए ना किस डायरेक्शन में होती है ये वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज होता है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज आती है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस लगा है ना, माइनस 2u cos थीटा आई। यदि प्लस आई होता तो इस डायरेक्शन में होती वेलोसिटी, लेकिन माइनस के साथ आ रही तो मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आती है। बात आपको समझ आई? तो यहाँ से मोमेंटम चेंज। अब आपको मास वगैरह सब दे रखा है, इसमें पुट कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर निकाल दो। लेकिन बार बार ये चीज़ें आती रहेंगी, इसको मैंने एक बार में आपका सनसेट ख़त्म करा दिया। अब आपको आगे कोई भी क्वेश्चन पूछे ऐसा, थीटा पे आ रहा है, थीटा पे जा रहा है, तो माइनस 2mu cos थीटा उसके मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है, माइनस 2, मास 1 दे रखा है, 2mu, u की वेलोसिटी कितनी दे रखी 1, इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 30, क्योंकि वॉल से यदि 60 डिग्री एंगल बन रहा है तो हॉरिजॉन्टली कितना हो जाएगा 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है जी? अरे बोलोगे कि नहीं जी? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 अपॉन, यहाँ पे 0.1 था ही, तो ये से कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -10√3। मतलब इसकी यदि मैग्नीट्यूड पूछ ले सिर्फ वेलोसिटी का कितना, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो 10√3 होगा, सिर्फ माइनस हट जाएगा जब मैग्नीट्यूड पूछ लिया। तो यदि डायरेक्शन के साथ पूछ ले तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, -2√3 आई कैप, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज आ रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की चेंज की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होती है, क्योंकि 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 फोर्स होता है मास इंटू एक्सिलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलेशन। एक्सिलेशन क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन टी। तो फोर्स की डायरेक्शन को दो तरह से बोलता हूँ। फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो एक ही, नेट फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो एक्सिलेशन की डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में अपना एक्सिलेशन होगा। ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन को लिखने का तरीका है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी की चेंज में जो डायरेक्शन आती है, वेलोसिटी की चेंज की जो डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। ये दोनों तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज की डायरेक्शन ही फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी ऑफ मास 5 kg हैविंग लीनियर मोमेंटम 0.3 kg मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड इज डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी। एक 5 ग्राम की मास की बॉडी है जिसका लीनियर मोमेंटम इतना है, तो डिस्टेंस कवर बतानी है, तो भाई लीनियर मोमेंटम होता क्या है, P इक्वल टू एम बी, P इक्वल टू एम बी, P इक्वल टू एम बी। P कितना है 0.3 kg मीटर पर सेकेंड, मास इसका कितना है 5 ग्राम। 1 2 3, यहाँ से वेलोसिटी निकाल दोगे आप, आ रहे हैं बोलो, रे बोलो। वेलोसिटी किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में, ये केजी में आ गया ना अभी।
ये केजी मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना, ये केजी पर मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, केजी से केजी गया, आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 300/5, 300, क्योंकि 0.3 से जब 1000 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 300/5, मतलब 60 मीटर पर सेकंड। आपको वेलोसिटी यदि पता है और इसका मूवमेंट जो हो रहा है कुछ वेलोसिटी से हो रहा है भाई, तो आपको करना क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, v इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है ना। एक्सप्रेशन कुछ है नहीं, वेलोसिटी दे रखी है 60, टाइम दे रखा है 5 सेकंड में, तो भाई ये 300 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा भाई 5 सेकंड में, 5 सेकंड में 300 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। मैंने p इक्वल टू एम बी लगा के वेलोसिटी निकाल ली, और v जो डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इंटू टाइम, या फिर बोलूँ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस तो स्पीड इंटू टाइम होती है भाई, डिस्टेंस तो स्पीड इंटू टाइम होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट v इंटू टी, तो v इंटू टी करके मैंने डिस्प्लेसमेंट इसका निकाल दिया, वही आपसे पूछा था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा। A shell of mass m is rest initially. It explodes into 3 fragments having mass in the ratio 2:2:1। अच्छा, 3 फ्रेगमेंट हुए मास के और जिनका रेशियो था 2:2:5, तो हर एक मास कितना होगा, ये वाला मास हो जाएगा 2/5m, ये वाला मास हो जाएगा 2/5m, दूसरा वाला मास हो जाएगा 2/5m, ये तो दोनों सेम है, और ये हो जाएगा 1/5 इंटू एम। टोटल मास m है, यदि m को इस रेशियो में डिवाइड करना है तो क्या करोगे, ये 2 है और इनका टोटल कितना हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, 2/5m, इसके लिए भी 2/5m, इसके लिए 1 और इसका टोटल कितना है 5, तो ये इनके तीनों के मास हो जाएंगे। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इफ द फ्रेगमेंटेशन हैव इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो जो दोनों जो सेम मास थी ना, दोनों सेम मास दो, वो आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लाई हो गए, उनकी दोनों की वेलोसिटी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, ये दोनों मास की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। ठीक है, फ्लाई ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद स्पीड v, लेकिन दोनों की स्पीड क्या थी, सेम, दोनों की स्पीड तो सेम थी, लेकिन डायरेक्शन 90 डिग्री थी एक दूसरे की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है आपको स्पीड, द स्पीड ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट इज, तीसरे फ्रेगमेंट की वेलोसिटी बतानी। तो भाई पहले तो एक चीज़ बताओ मुझे, ये सारे तीनों की मास पता है आपको, ठीक है, ठीक है, तो आपको इसमें वेलोसिटी बतानी है, तो पहले तो ये बताओ, इस पर जब बॉम्ब फटता है तो भाई इस पर क्या लगेगा, क्या लगेगा उस पर, मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियली टोटल मास m है और उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है क्योंकि वही वहाँ पर रखा हुआ है। अब फाइनली जब बॉम्ब फट गया तो एक मास 2/5m, एक बारी करके बता रहा हूँ, ये 2-3 बार आएगा, फिर आपको डायरेक्टली मैं ट्रिक बता दूंगा, उससे कर लेना। 2/5m किस डायरेक्शन में, 2/5m m इंटू वी होता है ना, m इंटू वी, फाइनल फाइनल जो मोमेंटम लिखोगे, इसके लिए तीनों का मोमेंटम लिखना पड़ेगा, तो इसका मोमेंटम कितना लिखा, 2/5 इंटू इसकी वेलोसिटी v, और डायरेक्शन कितनी है आई कैप प्लस, दूसरे वाले की 2/5m वो भी है, मास m इंटू वी, वी लेकिन जे कैप, और लास्ट वाले का जो नेक्स्ट वाले का जो मास है वो है 1/5m, और उसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ v है, उसकी वेलोसिटी में मान लेता हूँ कि v है, उसकी वेलोसिटी मैंने मान ली v है, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से क्या इसकी वेलोसिटी निकाल पाओगे आप, v है ना, ये v निकालनी है आपको, तो m/5v की जो वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ इक्वल टू माइनस ऑफ 2/5m, 2/5m वी आई प्लस 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 2/5m वी जे कैप, यही है, यही है, यही है। तो m/5 मैं पूरा एक बार करके बता रहा हूँ, बस बार बार मत सोचना। अब ये बताओ i और j दोनों वैल्यू इसके साथ में जो जुड़ी हुई है वो सेम है, 2/5m भी, इधर भी 2/5m भी, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका मल्टीप्लाई मैं कर दूं दोनों का, 2/5m भी 2/5m भी दोनों का रिजल्टेंट आएगा यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर,
क्यों आएगा? क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, याद रखना। ये भी 2/5 m इंटू वी है, ये भी 2/5 m इंटू वी है। तो यहाँ पर जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो कहीं इधर आएगा बीच में, वो कहीं आएगा बीच में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलो बोलो, बीच में आएगा ना, एकदम बीच में आएगा मोमेंटम। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ 2/5 mv का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2/5 mv का स्क्वायर। तो यहाँ से √2 यदि कॉमन भी ले लोगे आप, ये समझ रहे हो ना मैं कैसे बोल रहा हूँ? 2/5 mv का होल स्क्वायर प्लस 2/5 mv का होल स्क्वायर। ये बात आपकी समझ में आई? तो यहाँ से 2/5 mv कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा सिर्फ √2, इसीलिए मैं इसको रख रहा हूँ √2 √2 इंटू 2/5 m इंटू वी, यही आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। और ये हो गया। और देखो यहाँ से मैंने इसका रिजल्टेंट यहाँ लिख दूँ, इसका रिजल्टेंट लिख देता हूँ 2/5 mv इंटू √2। अब देखो m/5 कट हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी -2√2। मतलब आपका जो थर्ड वाले पार्टिकल का जो मूवमेंटम होगा, थर्ड वाले पार्टिकल का मूवमेंटम होगा, वो होगा कितना? आप समझ रहे हो? वो होगा इतना, इसके अपोजिट मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि तीनों मोमेंटम आपस में जीरो होने चाहिए, तीनों मोमेंटम आपस में जुड़ के जीरो होने चाहिए, यही तो आया। क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। तीनों मोमेंटम आपस में मिलके जीरो कब होंगे? कि जब इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इसको बैलेंस करे, वो इन दोनों का रिजल्टेंट इसको बैलेंस करे। तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, दोनों का मोमेंटम का रिजल्टेंट निकालता और उसको तीसरे वाले के मास से डिवाइड कर देता, तीसरे वाले के मास से डिवाइड कर देता तो मुझे तीसरे वाले की वेलोसिटी मिल जाती। आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पर -2√, माइनस यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये मोमेंटम है उसके अपोजिट आएगा, ये आप समझ सकते हो। क्योंकि आई और जे की डायरेक्शन के जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ से यदि एंगल ये देखना चाहोगे आप तो आप समझ सकते हो ये कितना कितना एंगल होगा। समझ गए ना आप? 45 पे ये भी आएगा और इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। और वेलोसिटी कितनी आएगी? 2√2। ये आपको मैंने एक बार बता दिया, अब मैं बार बार नहीं बताऊँगा, ये क्वेश्चन आगे और भी बार आता रहेगा आपके लिए। A ball of 0.5 kg is dropped from a height of 10 meters, strikes the ground and rebound to the same height. Magnitude of impulse imparted to the ball is। एक बॉल है, उसको आपने h हाइट से ड्रॉप किया और h की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर। वो यहाँ इससे टकराई और वापस इसी हाइट तक रिबाउंड करके वापस इसी हाइट तक पहुँच गई। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड, तो इम्पल्स जो होता है वो होता है F इंटू टी, लेकिन यहाँ पे फोर्स का और इसका कोई जिक्र नहीं है, तो F इंटू टी होता है या फिर एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है यदि मास को कांस्टेंट माना है तो। यदि मास कांस्टेंट नहीं है तो एम फाइनल और ये एम इनिशियल। समझ गया? तो यहाँ से इम्पल्स की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो मुझे मोमेंटम में चेंज ही निकालना है बेसिकली। मास है कितना? मास कॉमन ही है तो मास तो मैं ले लेता हूँ कॉमन। सिर्फ वेलोसिटी का खेल है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मोमेंटम में चेंज कब हुआ होगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जब ये बॉल इससे टकरा रही होगी उसी टाइम पर मोमेंटम में चेंज हुआ होगा, उसी टाइम पे मोमेंटम में चेंज हुआ होगा इस वाली सरफेस की वजह से। तो इस वाली सरफेस की वजह से तो टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी होगी कैसे निकालोगे? यदि सिर्फ डिस्टेंस दे रखी है, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है। इनिशियली इसको ड्रॉप किया ना यहाँ से, तो भाई फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हो? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 इंटू, क्योंकि आप इस वाले पॉइंट से नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हो मतलब डिस्प्लेसमेंट भी माइनस। बात समझ में आती है या फिर ऊपर से जाती है? समझ में आ गई ना? तो आंसर इसका आएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 100 अंडर रूट 2 GH। वैसे ये फॉर्मूला भी है v इक्वल टू √2 GH।
यदि बॉल को यहाँ से जस्ट ड्रॉप किया है तो √2 into z into tan, ये आ जाएगा v का आंसर tan√2। क्योंकि ये टकराने के बाद भी सेम हाइट तक पहुंच रही है, सेम हाइट तक जा रही है, तो मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए। यदि इसको सेम हाइट तक पहुंचना है तो जो टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी थी वो टकराने के बाद भी वेलोसिटी वही होनी चाहिए, टकराने से जस्ट पहले जो स्पीड थी, सॉरी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी तो चेंज हो गई, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। तो यहाँ पर देखो जो वेलोसिटी टकराने से पहले थी वो इधर की डायरेक्शन में थी, कितनी, tan√2। तो यहाँ पर टकराने के जस्ट बाद भी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, tan√2, अदरवाइज ये इस हाइट तक नहीं पहुँच पाएगी। इसको मैं प्रूव करूँ, करो, बिल्कुल करो। देखो फाइनली इसको यहाँ तक पहुँचना है, मतलब 10 मीटर हाइट कवर करनी है, तो इसके लिए भी थर्ड इक्वेशन लगा दो, v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ कि u कुछ भी है, 2 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो इस पर वही लग रहा है g, पूरे मूवमेंट के दौरान जब ये ऊपर जा रही होगी तो एक्सेलरेशन g ही लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू -10। अब इसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है, 10, लेकिन अब ये ऊपर की डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से देखो u की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ही होनी चाहिए, तभी ये उस हाइट तक पहुँच पाएगी। तो ये बात आपको समझ आई, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी यही होगी। लेकिन अब कमाल देखो, अब कमाल देखो, टकराने की टाइम ही इम्पल्स हुआ है, मतलब मोमेंटम में चेंज टकराने के टाइम हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है, मतलब ये जो लौट के जाने के बाद वो कितनी है, 10, लेकिन क्या, +j कैप। और टकराने से जस्ट पहली वेलोसिटी कितनी है, 10, लेकिन क्या, माइनस। तो जो बी फाइनल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है अपने पास, 10j टकराने के बाद, और टकराने से पहले वेलोसिटी कितनी है, -10j। बस यही अंतर है इसमें। इम्पल्स की वैल्यू में यदि ये वैल्यू पुट करोगे आप तो 0.15, बी फाइनल कितना है, 10j माइनस वी इनिशियल -10j। यहाँ से जो इम्पल्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.15 इंटू 20j, बस इतना ही इसमें डिफरेंस है, बस इतना ही इसमें डिफरेंस है। तो इम्पल्स की वैल्यू जो भी है आप यहाँ से निकाल सकते हो। इम्पल्स की वैल्यू यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से जो इम्पल्स आएगा 15, 30, मतलब 3 आना चाहिए आंसर, 3 kg मीटर पर सेकेंड। बोलो। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 20√2 आएगा ना यार, तभी मैं कहूँ आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा कोई। 20√2 हो जाएगा ना यार, क्योंकि इनिशियल टकराने से पहले वेलोसिटी 10√2 थी ना यार, तो टकराने के बाद वेलोसिटी 10 कैसे हो जाएगी, ये 10√2 है भाई। भाइयों और बहनों, क्या मुझे इस इतने बड़े गुनाह की सज़ा मिल सकती थी, नहीं सज़ा तो आप दे दोगे, इस गुनाह की माफ़ी मिल सकती है क्या। तो ये हो रहा है भाई 20 इंटू ये हो रहा है, तो ये बात याद रखना यार प्लीज़, मुझे माफ़ कर देना। 3√2 आंसर होगा, 3√2 आंसर होगा, 3 इंटू 1.414, 3 इंटू 4.414 ये, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 3.414, ये निकाल देना आप। 4.2 मतलब ये आंसर होगा इसका, ठीक है। 3√2 आंसर होगा भाइयों, इससे मुझे माफ़ करना, √2 की वैल्यू 1.414, बस ये मल्टीप्लाई करना, यही आंसर होगा, 4.2 आएगा आंसर। क्योंकि वैसे भी आप देख सकते हो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है एक से बड़ी नंबर से, तो मतलब 3 से ज़्यादा ही आंसर होना चाहिए, तो 3 से ज़्यादा सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन है। ऐसे करके भी डायरेक्टली इतना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 3 से ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए, और 3 से ज़्यादा वैल्यू सिर्फ इसमें 1 है, एक ही है, मतलब जिसकी वैल्यू 4.2। मुझे माफ़ करना यार, 10 मैंने ले लिया, गलती 10 नहीं है ये, 10√2j है यहाँ पर भी 10√2j है। बच्चों प्लीज़ मुझे इस गुनाह से, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा का वैसा आएगा।
ए रिजिड बॉल ऑफ 2 में मास m स्ट्राइक्स ए रिजिड बॉल एट 60 डिग्री एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन द फिगर। अच्छा, इस बार जो एंगल दिया आपको यहाँ से ही दिया है और अपने को एंगल यहीं से चाहिए होता। लास्ट केस में यहाँ से 60 दिया था, वो उसने कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इस बार आपको एंगल डायग्राम बना के दिया, इसमें डायग्राम दिया हुआ है। वैल्यू इम्पल्स इम्पॉर्टेंट, आपको इम्पल्स की वैल्यू चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पल्स एफ इंटू टी या फिर एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, ठीक है। एम ये अभी देख चुके हैं, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, -2mu cos थीटा, और इस बार cos थीटा 60 है। याद है ना, अपने एंगल थीटा यहाँ से लिया था, तो यहाँ पे -2mu cos थीटा नहीं थीटा -2 इंटू एम इंटू यू की वैल्यू कितनी है, v है। यहाँ पर भी v से स्टैक हो रहा है v, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये तो आप जानते हो ना, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। ये यहाँ से कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -mv। तो ये इम्पल्सिव पार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स F acting on particle of mass m is indicated by Ft diagram। ओके, Ft ग्राफ दे रखा है आपको, जी Ft ग्राफ से क्या आ सकता है देखते हैं अपन। देखो F जो होता है वो क्या होता है, dp/dt, समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो। मतलब यदि pt ग्राफ दे रखा होता, मोमेंटम टाइम ग्राफ, तो मोमेंटम टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या देती, फोर्स। मोमेंटम टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती, फोर्स, क्योंकि F होता है dp/dt, और dp इक्वस टू क्या हो जाएगा, एफ dt। दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दूं तो जो मोमेंटम में चेंज, यदि p1 से p2 मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम में चेंज किससे आएगा, एफ dt के इंटीग्रेशन से। और एफ dt का इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ, एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ। जैसे एक्सीलरेशन क्या होता था, dv/dt, तो वी टी ग्राफ की जो स्लोप होती थी वो देती थी एक्सीलरेशन, वो देती थी एक्सीलरेशन। लेकिन डी वी इक्वस टू ए डी टी, ये अपन ने बहुत देखा यार। तो जो वेलोसिटी निकालनी होती थी, वेलोसिटी में चेंज निकालना होता था, तो वो कहाँ से आता, ए टी ग्राफ के एरिया से। ऐसे ही वेलोसिटी जो होती थी डी एक्स बाई डी टी, तो एक्स टी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप देती थी वो देती थी वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो वी टी ग्राफ का एरिया। यही करते थे, वी टी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट चेंज को देता था। ऐसे यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू कैसे आएगी, एफ टी ग्राफ के एरिया को कैलकुलेट करके। इतना आप समझ चुके हो आई थिंक, पुरानी सारी चीज़ों को यदि कोरिलेट करते हुए तो आप इजीली इस चीज़ को समझ ही जाओगे। अब मैं बात करता हूँ इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन की, आपको क्या दे रखा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द मास एम इज इंडिकेटेड बाई फोर्स टाइम डायग्राम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम और पार्टिकल, आपको चेंज इन मोमेंटम ही पूछा है, और एफ टी ग्राफ का एरिया चेंज इन मोमेंटम ही देता है, अभी आपको बताया। तो आपको कहाँ से कहाँ तक, ओवर इंटरवल ऑफ 0 to 8 सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज इन मोमेंटम बताना है। जो ग्राफ यहाँ से ऊपर है उसको पॉजिटिव लेना है, जो नीचे उसके एरिया को नेगेटिव लेना है, क्योंकि मोमेंट चेंज इन मोमेंटम पूछा, और चेंज इन मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव, नीचे वाले को माइनस करते हुए आपको फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाल देना। इसका एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू बेस कितना है इसका 2, इंटू इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6, माइनस, क्योंकि ये नीचे वाला एरिया तो रेक्टेंगल का एरिया, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है इसका 2 से 4 जा रहा है, मतलब बेस कितना हो जाएगा 2, 4 - 2 मतलब 2। हाइट कितनी है इसकी 3, ये ऑलरेडी माइनस मैंने लगा लिया, तो ये माइनस वापस लगाने की जरूरत नहीं, प्लस ये वाला एरिया ऊपर जा रहा है 4 से 8, मतलब कितना है ये 4, बेस इसका 4 है, हाइट कितनी है इसकी 3। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आएगा 12 नहीं आ रहा हो तो कैलकुलेशन चेक कर लेना यार। लेकिन आपको ये बात समझ आ गई ना कैसे निकालते हैं, यदि एफ टी ग्राफ दे रखा हो तो इसमें मोमेंटम चेंज। मास ऑफ 1 kg is thrown up with a velocity of 10 meter per second. After 5 seconds, it explodes into two parts. Okay, one part of mass 400 grams comes down with velocity 25 meter per second. Calculate the velocity of other part. Okay, बिल्कुल निकाल देंगे। एक मास है 1 kg का, 1 kg का एक मास है, उसको ऊपर फेंका आपने, उसको आपने ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकेंड,
इस वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका 5 सेकंड के बाद, तो 5 सेकंड में ये कहीं ऊपर पहुंच चुका होगा, 5 सेकंड में ये कहीं ऊपर पहुंच चुका होगा। 5 सेकंड के बाद ये एक्सप्लोड हुआ, मतलब ये फट गया भाई। 5 सेकंड के बाद एक्सप्लोड हुआ इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में टूट गया। एक पार्ट जो था 400 ग्राम का, 1 केजी में से 400 ग्राम का जो पार्ट है कम डाउन नीचे आ गया वापस, किस वेलोसिटी से, 25 मीटर पर सेकंड से। ये यहाँ तक पहुँचा, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक 400 ग्राम का पार्ट नीचे आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। इसने पूछा कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट। अदर पार्ट पहले तो ये होगा 400 ग्राम का, दूसरा होगा 600 ग्राम का। वो कहीं ऊपर गया होगा भाई, क्यों ऊपर गया होगा, आप मत मानो, वो आप ही उसको मान लो कि वो भी नीचे आया होगा, लेकिन वेलोसिटी के डायरेक्शन से पता चल जाएगा कि ऊपर ही जाएगा। एक पार्ट इधर नीचे आ गया, दूसरा पार्ट मैंने मान लिया कि वी वेलोसिटी से ऊपर चला गया, तो मुझे इसकी वेलोसिटी ही कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ करना है मोमेंटम कंजर्व, तो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 2 है। तो सिचुएशन 1 का मोमेंट इक्वल टू सिचुएशन 2 का मोमेंट। इनिशियल मोमेंट मतलब इस वाले मास का मोमेंट, तो भाई इस वाले मास का मोमेंट इस बार 0 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ऊपर चल रहा होगा उस टाइम पर। इस टाइम पर ये भी किसी ना किसी वेलोसिटी से ऊपर चल रहा होगा। देखते हैं उसकी वेलोसिटी भी देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी वेलोसिटी ही देख लेते हैं पहले। 1 केजी का मास ऊपर जा रहा है और इस पर सिर्फ और सिर्फ नीचे ग्रेविटी लग रही है, मतलब इसकी जो जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो कम होती जाएगी। तो देखते हैं कि इसकी 5 सेकंड के बाद, ये 5 सेकंड तक ऊपर चल रहा है ना, तो 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 100 से कुछ कम हो चुकी है। देखते हैं कितनी हो गई है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है मुझे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 100, प्लस इसका एक्सीलरेशन कितना है -10, क्योंकि इस पर सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, इनटू इसका टाइम कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी तो हो गई होगी भाई 50 मीटर पर सेकंड। ऊपर जा रहा है, नीचे ग्रेविटी लग रही है, तो भाई इसकी वेलोसिटी कम ही होनी थी और कम हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 50 मीटर पर सेकंड, और किस डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा 50 मास इंटू एक्सिलरेशन, सॉरी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मास कितना है 1 केजी, ये मैंने क्या कर दिया, इसका मास है 1 केजी और इसकी वेलोसिटी इस टाइम पर कितनी है 50 जे कैप। इसकी वेलोसिटी कितनी है 50 जे कैप, ये बात आप समझे। इनिशियल मोमेंटम इतना है। फिर ये यहाँ पे जाके फट गया 2 पार्ट में, 2 पार्ट में फट गया भाई। एक पार्ट है जो नीचे आ रहा है 400 ग्राम्स का, 400 मतलब 0.4 ग्राम, 0.4 केजी, मैं केजी में लूँगा। एम इंटू इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 25, लेकिन किस डायरेक्शन में, माइनस की डायरेक्शन में, माइनस जे। प्लस दूसरे पार्ट के लिए बात करूँ तो वो कितना है 6, और इसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता, तो मैं वी डैश मान लेता हूँ। वी डैश वेलोसिटी है इसकी, या फिर मैं वी मान रहा हूँ ना, तो वी मान लेता हूँ। ना तो मुझे इसके डायरेक्शन पता है, ना उसका मैग्नीट्यूड पता है, सभी चीज़ अभी पता चल जाएगी, सभी चीज़ अभी अपने को पता चलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से इनको निकालने के लिए क्या करोगे, ये 50 जे है और इस वाले पार्ट को इधर ले आओ ये हो जाएगा 10 जे, समझे ना, 25 4 जा 100 और ये पॉइंट लगाओ तो 10। बता आपको समझ आई या नहीं, ठीक है आपको समझ आ गई। यहाँ से ये हो जाएगा 0.6 इंटू वी, 0.6 इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ से 60 जे इक्वल टू 0.6 इंटू वी, तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 100 जे। तो फाइनली सेकंड पार्ट की वेलोसिटी कितनी होगी 100, मैग्नीट्यूड होगा 100 और डायरेक्शन होगी प्लस जे की डायरेक्शन, तो ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा भाई। वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चलेगी ना, 100 जे मतलब ऊपर की डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी कितनी होगी 100 जे, मतलब 100 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। नेक्स्ट, a particle is projected with velocity u, make an angle theta with respect to horizontal। अच्छा ठीक है भाई, एक पार्टिकल है वो आपने प्रोजेक्ट किया यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर, u या थीटा। ओके, नाउ इट ब्रेक्स इन 2 आइडेंटिकल पार्ट। अब ये 2 आइडेंटिकल पार्ट में ब्रेक हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, ठीक है। इन 1 पार्ट, एक पार्ट जो क्या करता है, इट रिट्रेस इट पार्ट, एक जो पाथ है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ ना, तो एक पार्ट उनमें से जो इसका पाथ जिस पाथ से ऊपर गया था उसी पाथ पे नीचे लौट के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देन द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट, तो दूसरे पार्ट की वेलोसिटी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये यहाँ से जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा फिर नीचे आएगा,
लेकिन हुआ क्या बेचारा, ये पाथ पूरा कवर ही नहीं कर पाया, यहीं पे जाके इस पॉइंट पे जाके 2 पार्ट में टूट गया, 2 पार्ट में बेचारा टूट गया। अब ये बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होती है यदि इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होता है तब। यदि उसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होता मतलब पूरा का पूरा मोशन हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ ये वी वेलोसिटी यू वेलोसिटी से जा रहा है, इनिशियली इसकी बात करें तो इस पर वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा इधर, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है यू साइन थीटा। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती रहती है क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक एक्सलेशन है जिसका नाम है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो पूरे प्रोजेक्टाइल के दरमियान इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर भी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यू कॉस थीटा रहेगी। हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होती है? नहीं होती। क्या होता है कि जब ये ऊपर जा रहा होता है तो यू साइन थीटा की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है। और फिर ये नीचे आता रहेगा तो वापस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और यदि फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया होता है इस जगह पे तो इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वही हो जाती जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी वही नहीं होती, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई डायरेक्शन वेलोसिटी विल बी सेम। मतलब वाई डायरेक्शन की स्पीड सेम हो जाती लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा कि वेलोसिटी चेंज सेम रहती। एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा पूरे पूरे मोशन के दरमियान। लेकिन हुआ क्या भैया, ये पूरा प्रोजेक्टाइल कर ही नहीं पाया। हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा मतलब इस पॉइंट पे पहुंचते ही ये 2 पार्ट में टूट गया, 2 पार्ट में टूट गया। हो जाता है ऐसा, बेचारे का दिल टूट जाता है। तो इनिशियली ये एम मास था भाई, एम मास था। एक पार्ट इसका इधर गया, मैं इधर चला मैं उधर चला जाने कहाँ मैं किधर चला, मैं ये टूट गया। तो यहाँ पे एक पार्ट तो भाई सेम पाथ को रिट्रेस कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे जा रहा होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो रही होगी यू कॉस थीटा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि इसको पाथ रिट्रेस करना है। और इसका मास कितना हो जाएगा m/2 क्योंकि आधा पार्ट इधर। तो इसने पूछा बाकी आधे पार्ट का क्या हाल होगा उस टाइम पे, तो मैं करूँगा p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। तो इनिशियली मैं बात करूँ तो इसका मास m है और इसके बाद वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ u कॉस थीटा है। ठीक है जी, ठीक है, इक्वल टू p फाइनल। अब ये 2 पार्ट में टूट गया, एक पार्ट क्या कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तभी तो ये पाथ रिट्रेस कर पाएगा। यदि इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेकिन अपोजिट हो जाए ये पाथ को रिट्रेस करेगा इस वाले को। ठीक है, तो मास कितना है लेकिन इसका आधा, लेकिन वेलोसिटी कितनी है इस वाले पॉइंट पे इसकी माइनस डायरेक्शन में। ये मैंने पॉजिटिव मानी थी ना, तो ये हो जाएगी माइनस डायरेक्शन में यू कॉस थीटा। आप आई से भी कर सकते हो, ये आई मान ली, ये माइनस आई डायरेक्शन में माइनस आई प्लस दूसरे पार्ट की वेलोसिटी मुझे निकालनी है, दूसरे पार्ट की वेलोसिटी मुझे निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ले जाओ इधर तो m प्लस m/2 मतलब 3m/2, 3m/2 यू कॉस थीटा आई कैप इक्वल टू 3/2 v। ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। यहाँ से जो वेलोसिटी आई वो आई 3u cos थीटा आई कैप, मतलब दूसरे वाले पार्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, उस पॉइंट पर, उस पॉइंट की बात कर सकते हैं हम, उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी 3u cos थीटा, इस डायरेक्शन में प्लस आएगी डायरेक्शन, इस हाईएस्ट पॉइंट पर ही, हाईएस्ट पॉइंट पर ही इसकी पॉइंट की वेलोसिटी इतनी होगी और इसने यही पूछी है 3u cos थीटा, इसका आंसर हो जाएगा जी। ये तो हो गया ना। ये भी हो गया यार, ये क्वेश्चन वापस कैसे आ गए? हाँ ये नया क्वेश्चन है। इफ फोर्स दिस देन फंक्शन ऑफ इम्पल्स विद टाइम विल बी। ओके, फोर्स जो होता है और इम्पल्स में क्या रिलेशन होता है, तो इम्पल्स जो होता है एफ डी टी होता है, एफ इंटू डी टी यही इम्पल्स होता है भाई। तो मुझे एफ टाइम के फंक्शन में दे रखा है तो क्या इम्पल्स का फंक्शन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। एफ डी टी माइनस 100t, छोटा सा इम्पल्स चेंज। तो यदि मुझे इम्पल्स नेट निकालना हो तो मैं क्या करूँगा इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 500t
माइनस 100t²/2, यही हो जाएगा। ये हो जाएगा 500t माइनस 50t²। ये इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी। इम्पल्स कैसे आएगा? एफ टी ग्राफ को अभी तो बताया यार, एफ टी ग्राफ के अंडर का एरिया ही तो इम्पल्स देता है, और एरिया मतलब किसी भी चीज़ का एरिया क्या होता है, मतलब उसका इंटीग्रेशन। तो भाई इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन फायर्स ए बुलेट 200 grams at a speed of this. The gun is 1 kg mass. By what velocity gun rebound backward? Okay, ये है आपकी गन। आपने इसे एक बुलेट फायर करी और इस बुलेट के वेट 200 ग्राम एंड उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है गन जो कि 1 kg की है वो कितने वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी। मैंने कहा वी वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी। आपको करना पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियली दोनों चीज़ें रेस्ट पर हैं तो उनका इनिशियल मोमेंटम 0। पी फाइनल की बात करूं तो बुलेट 200 ग्राम की है, मतलब 0.2 kg की है, इंटू इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो मान लेता हूँ ये प्लस आई है, तो ये इसकी ये हो जाएगी प्लस। गन 1 kg की है लेकिन उसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता, निकाल दूंगा नहीं पता तो वेलोसिटी कितनी आ रही है -1 आई। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितनी आ रही है यार, इसको उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आओ ना, इस वाली टर्म को इधर ले जाते हैं तो v की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 -1 आई, मतलब ये 1 की वेलोसिटी से पीछे भागेगी गन। बस यही है इसका आंसर, 1 मीटर पर सेकेंड। यदि विद डायरेक्शन पूछता तो आप बोल देना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन बुलेट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जाएगी। ये तो और भी इजी है यार। अ सैटेलाइट इन ए फोर्स फ्री स्पेस स्वीप स्टेशनरी interplanetary dust at a rate of this, where m is mass, v is the velocity of satellite and alpha is a constant. What is the de-acceleration of satellite? आपको सैटेलाइट का de-acceleration बताना है। तो de-acceleration या acceleration आता है F इक्वल टू एम ए से। F इक्वल टू एम ए से फोर्स क्या होता है भाई, अब मत बोल देना, फोर्स ये होता है F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है dp/dt, dmv/dt। ये हो जाएगा v यदि कांस्टेंट है एक बार तो ये प्लस अगली बार में m कांस्टेंट है तो ये, ठीक है यही होता है भाई। v इज वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, एल्फा इज ए कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज। एक्सीलरेशन है क्या यहाँ पर कोई बोलता ही, यदि ऐसा होता तो एक्सीलरेशन होता तो बोलता, लेकिन dm/dt मास चेंज हो रहा है, मास चेंज होगा तो वहाँ पे फोर्स होगा, मास चेंज होगा तो फोर्स होगा, जिसकी वैल्यू m dm/dt, m/dm/dt, m/dm/dt। अच्छा dm/dt की वैल्यू दे रखी है इसने अल्फा इंटू वी, तो यहाँ से f की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अल्फा वी स्क्वायर। तो f यदि अल्फा वी स्क्वायर है तो ये होता है एम ए अल्फा वी स्क्वायर, तो a की वैल्यू एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी अल्फा वी स्क्वायर बाई एम, अल्फा वी स्क्वायर बाई एम। लेकिन ये डी एक्सीलरेट हो रहा है भाई, डी एक्सीलरेट हो रहा है तो अल्फा वी स्क्वायर बाई एम ना होके माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाई एम हो जाए, क्योंकि ये डी एक्सीलरेशन पूछा है इसने, डी एक्सीलरेशन पूछा है, डी एक्सीलरेशन पूछा है तो वो कितना हो जाएगा, डी एक्सीलरेशन मतलब नेगेटिव बात हो रही है, नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब पॉजिटिव, डी एक्सीलरेशन मतलब नेगेटिव की बात हो रही है, तो डी एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाई एम। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, डी एक्सीलरेट कर रहा है ना, व्हाट इज द डी एक्सीलरेशन ऑफ सैटेलाइट, तो डी एक्सीलरेशन कितना है इसका माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाई एम, माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाई एम, यही आंसर आपका दे रखा है इसमें। A rocket fuel bumps at rate of this fuel is ejected from rocket with velocity of 60 km per second. This exert a force on rocket equal to, okay, fuel ejected from rocket with a velocity of this,
फ्यूल रिजेक्शन रेट बता रखी है, मतलब dm/dt। नहीं नहीं नहीं, dm/dt दे रखा है 1 kg/s। फ्यूल बर्न हो रहा है, ये बर्न लिखा है यहाँ पे, बर्न होता है, वो इतनी स्पीड से बर्न हो रहा है, मतलब dm/dt फ्यूल बर्निंग की रेट बता रखी है। दिस फ्यूल इज इजेक्टेड फ्रॉम रॉकेट विद वेलोसिटी ऑफ, ये तो आपको वेलोसिटी दे रखी है, इस वेलोसिटी से फ्यूल निकल रहा है 60 किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में करना है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, मतलब ये 60,000 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। दिस एग्जर्ट ए फोर्स बताना है आपको, तो एफ क्या होता है भाई, अभी अभी बताया, एम dv/dt प्लस वी dm/dt। वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वाली टर्म हो जाएगी 0, तो फोर्स आएगा v dm/dt। क्या वेलोसिटी की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है आपको, कितनी है 60,000 इंटू dm/dt कितना है 1 kg/s। यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 60,000 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है। A body of 5 kg exploded at rest into 3 fragmentation with masses in this. Okay. Fragments with equal masses fly mutually perpendicular। दोनों जो सेम मास हैं वो ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, कितने हो जाएंगे m/4। ठीक है, ये वाला मास कितना होगा m/4। इनकी जो वेलोसिटी यहाँ पर आएगी कुछ 45 के एंगल पे, 45 के एंगल पे, क्योंकि अब क्या है दोनों मास सेम है, और ये आपको होता है 3 फ्रैगमेंट मास फ्लाई इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद स्पीड ऑफ 21। तो इनके लिए एम बी करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर अंडर रूट टू, ये क्या है, ये रिजल्टेंट मोमेंटम है। तो क्योंकि ये दोनों इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम करना पड़ेगा, तो फाइनल मोमेंटम सेम करने के लिए जो इस डायरेक्शन मोमेंटम है इस डायरेक्शन के मोमेंटम से सेम होना चाहिए। तो अंडर रूट ऑफ ये m/4 इंटू 21 इक्वल टू हो जाना चाहिए, बाकी जो मास कितना बचा है ये वाला, मतलब 3/4, 5 है ना, 3/5 आएगा हर जगह, क्योंकि ये 3 4 5, ये हो जाएगा 3 4 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो जाएगा 3/5 m इंटू इसकी वेलोसिटी है, ये इससे कट हो गया जी, m/5 से m/5 गया, ये बचेगा 3 7 जा, आंसर आएगा वेलोसिटी का 7 रूट 7 इंटू 1.4, 9.8 के करीब, आंसर डी। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाले क्वेश्चन आप बार बार नहीं करोगे, मैंने एक बार आपको बता दी, बस वैसे ही करना है। करना क्या होता है इसमें, दो सेम मास म्यूचुअली परपेंडिकुलर गए तो वो मास हैं कितने, क्योंकि भाई टोटल कितना है 3 1 4 और 1 5, तो ये m/5 इधर m/5 इधर, क्योंकि ये 1 1 है ना, तो बाकी कितना बचा 3/5। 3/5 कहीं इनके जो रिजल्टेंट आएगा, इनका जो रिजल्ट आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए। क्यों चलेगा, क्योंकि इसका मोमेंटम दोनों का सेम होना चाहिए। कैसे वैसे बताया, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, क्योंकि जब बॉम्ब नहीं फटा था एक ही टुकड़ा था और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। अब ये फट गया तो एक की वेलोसिटी मतलब एक का मोमेंटम m/5 इंटू इसकी वेलोसिटी दे रखी है 21, और किस डायरेक्शन में, ये प्लस आई, प्लस दूसरे वाले का मोमेंटम m/5 इंटू 21 इंटू जे, थर्ड वाले का मोमेंटम मुझे निकालना है, लेकिन इसका मास कितना है 3m/5 इंटू इसकी वेलोसिटी। तो अभी मैंने आपको ये पूरा करके बताया था, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो 3/5 m इंटू वी इक्वल टू माइनस के साइन के साथ ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी, माइनस के साइन के साथ ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी, तो ये हो जाएगी m/5 इंटू 21i प्लस m/5 इंटू 21j। बस इनका जो रिजल्टेंट निकालते हैं वो आप समझिएगा कैसे निकालते हैं, और इस तरह से ये आंसर आ जाता है। दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये है दूसरा क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार है, इसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग कार सो दैट ए बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द बॉडी ऑफ इस। तो ये जो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो बॉडी रखी हुई है और जो कार की सरफेस है उसके बीच में जो फ्रिक्शन है,
स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.15। अच्छा, आप क्या करो, इसके अंदर बैठ जाओ, इसके अंदर बैठ के ही इसको ऑब्जर्व करो। तो भाई जब ये कार जा रही होगी आगे, कार आगे जा रही होगी, सिक्का छूट रहा होगा पीछे, सिक्का पीछे छूट रहा होगा तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे, क्योंकि आप कार के अंदर बैठे हो। तो कार के अंदर बैठे हो तो इस पर एक पीछे कौन सा फोर्स लगेगा, शूडो फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, मास इंटू एक्सीलरेशन। और ये फ्रिक्शन, यदि इस फ्रिक्शन से ज़्यादा एम ए की वैल्यू हो गई, मतलब पीछे वाले फोर्स की वैल्यू, एम ए की वैल्यू यदि इस फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गई तो सिक्का पीछे की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। जैसे जैसे एक्सीलरेशन बढ़ेगा एम ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स बढ़ता जाएगा, मतलब ये फ्रिक्शन को एक पॉइंट पे जाके तोड़ देगा और सिक्का पीछे जाना स्टार्ट कर देगा। आपको पूछना है, आपको बताना है कि किस पॉइंट तक ये सिक्का पीछे नहीं जाएगा। तो मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा इसमें, म्यू इंटू एन होती है इसकी वैल्यू, म्यू इंटू एन, क्योंकि यहाँ पर सिक्का है सिर्फ, तो नीचे होगा एम जी, ऊपर होगा एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी, एन की वैल्यू एम जी, मतलब एफ इक्वल टू एम ए करना है आपको, और इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू एन, मतलब म्यू इंटू एम जी, ऐसे एम ये आ जाएगा। यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही, म्यू इंटू जी, क्या म्यू की वैल्यू पता है 0.15, क्या जी की वैल्यू पता है 10। तो आप 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ज़्यादा से यदि अपनी कार को भगाते हो तो सिक्का पीछे की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अरे बोलो अरे, ठीक है, आज तक यहीं करते हैं आज तक ये क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच। ओके, आज की सेवाएं यही समाप्त करी जाती हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अब ये कहाँ गया जी, पॉइंटर किधर गया जी।